जय भीम, जय भारत, जोहार। साथियों, 378 दिन से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए किसान अब घर वापसी की तैयारी में है, क्योंकि सरकार ने उनको आज एक लेटर भेजकर बताया है कि सरकार उनके मुआवजे, एमएसपी पर कानून और किसान आंदोलन के दौरान जितने पुलिस केसेस हुए हैं उनको वापस लेगी। सरकार के इस खत के बाद किसान संगठनों में फूट नजर आने लगी है। पंजाब के किसान संगठन ने कहा है कि अब अगर जरूरत पड़ी तो शायद इतनी तादाद में फिर से किसान दिल्ली के सरहदों पे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सबसे हैरानी वाला तथ्य यह है कि लखीमपुर खीरी यूपी में जो वारदात हुई थी उसको लेके कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। अब किसान कह रहे हैं कि वो शनिवार से यानी 11 दिसंबर से अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ेंगे और कल वहां पे एक जश्न जो है दिल्ली के बॉर्डर पे किसान संगठनों की ओर से मनाया जाएगा। उसके बाद 13 दिसंबर सोमवार को किसान संगठनों के नेता अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको सुनाते हैं पंजाब के एक किसान संगठन के लोगों का ये जो फूट नजर आनी शुरू हुई है किसान संगठनों में, उस पर उनका क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए। आप भी बताओ, मैं किसान लेके क्या लेके जा रहे हैं? सानू लगता बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। सरकार ने 3 कानून जबरदस्ती देश विरोधी सरकार ने बनाए। हमने 1-1.5 साल तक यहाँ पर संघर्ष किया, 1-1.5 साल रोड पे रहा किसान, इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किया, घर से वो कंगाल हुआ। 800 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद सरकार ने 3 कानून वापिस चुनाव के दबाव में दिए और एमएसपी गारंटी कानून पर कोई भी जिक्र नहीं किया। संसद में आप मोदी जी का भाषण 10 मिनट मतलब कानून वापिस ले रहा है और कोई नहीं रोक पाएगा। और इन नेताओं से नफरत हो जाएगी, किसान को दोबारा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब दोबारा ये कानून आएंगे तो कितने लोग कहेंगे कि पहले वापस करवा के आए थे, तब अपनी एमएसपी गारंटी। सुन लिया आपने। अब एक और बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि तमिलनाडु में सीडीएस विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको लेके एक एक्स ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने कहा है कि एक साजिश है। उधर पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि उन्होंने एक कमेटी जो है इसकी जांच के लिए बना दी है। कमेटी ने कल से ही काम शुरू कर दिया, जल्द अपनी रिपोर्ट दे देगी। लेकिन सुधीर सावंत जो कि पूर्व ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब का कहना है कि उनको डाउट है कि ये तमिलनाडु में लिट्टे एलटीटीई का स्लीपर सेल जो है उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उधर आज जब डेड बॉडीज को लेके शहीद सैनिकों की डेड बॉडी को लेके जब कई सारे एम्बुलेंस निकले तो रास्ते में लोगों ने उन फूलों की वर्षा करते हुए फौज के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में क्या कहा। अनुभव था जनरल रावत का दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत
उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। साथियों, एक और बेहद बुरी तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर किसी दूसरे की नहीं है, अपने ही समाज की सम्मानित बहन जी की तस्वीर है। 3 दिन पहले 6 दिसंबर को बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहन जी ने जूते पहन के बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किया। सोशल मीडिया पे इसके ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है और लोग तरह तरह के इस पे कमेंट्स कर रहे हैं। मेरी समझ ये कहती है कि अगर बहन जी, आदरणीय बहन जी मायावती, अगर शूज के बिना शूज खोल के और श्रद्धा से बाबा साहब को याद करते तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आता। दुर्भाग्य ये कि उनके साथ जो लोग थे वो सब
जूतों में थे। अगर आपको किसी का सम्मान करना है तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दिखावे के लिए किसी का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं गोविंद पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट की। इस इंस्टीट्यूट में पिछले दिनों कुछ नियुक्तियां हुई थी। चेयरमैन इसके ब्राह्मण हैं, तो कई संगीन इल्जाम इन नियुक्तियों को लेके लगे उन पे। ये जो नियुक्तियां थी, फैकल्टी की नियुक्तियां थी ये सब, और इसमें ओबीसी को किसी जगह पे जो था वो मेरिट में नहीं पाया गया। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव का सीधा इल्जाम है, तीखा इल्जाम है कि इंस्टीट्यूट में एक बड़ा घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि देश में और कई सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन ये जो घोटाला है ये कास्टिज्म को लेके है, ताकि आगे जाके इसका रास्ता जो है, जिस तरह की मनुस्मृति है उस तरह का रास्ता बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ये संगीन इल्जाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। अब जब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और दूसरी जगह पे हल्ला हुआ इन नियुक्तियों को लेके, तो नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने इसकी जांच के लिए एक खत इंस्टीट्यूट को लिख दिया और 2 दिन में जवाब तलब किया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आज तुम्हारे सामने कोई द्रोणाचार्य बन करके उनका भविष्य खत्म कर रहा है, सरेआम उसका रोहित वेमुला वाला हश्र कर रहा है, पायल तड़वी वाला हश्र कर रहा है, और तुम चुप हो वहां पर। तुम क्यों नहीं एकेडमिया में आवाज उठाते? तुम कहां एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी बोलते हो? कभी तुमने ये सोशल ऑडिट करवाई अपने विश्वविद्यालयों की? कि तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हूं और हमने शिवराज सिंह बेचैन जी को प्रोफेसर से वही उनको विभागाध्यक्ष बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। 72 साल के विभाग में कोई दलित पिछड़ा उसने विभागाध्यक्ष नहीं। कैसा विश्वविद्यालय तुमने बना दिया? ये मेरा सवाल है बद्रीनारायण तिवारी जैसे तमाम उन लोगों को जो भीतर बेहद जातिवादी और घोर दुराचारी रवैया अपनाए हुए हैं, और कल को वही लोग कहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी बोलने लगते हैं। अरे मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं आरक्षण भारत के संविधान और मंडल कमीशन की वजह से यहां तक आया, तो मैं नहीं बोलूंगा तो आगे तो तुम मेरे जैसे किसी और को आने नहीं दोगे। तुम शोध नहीं करने देते हो, तुम उनको मन पसंद का विषय नहीं लेने देते हो, और अचानक से तुम्हारे भीतर का तिवारी जाग जाए, फिर भी तुम देश के टीवी चैनलों पर बैठ करके बुद्धिजीवी बन के अखिल ब्रह्मांड में आरएसएस और संघ ने कितनी बढ़िया भूमिका निभाई है। रिवाइज नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आरएसएस की उसमें भूमिका क्या है, ये बद्रीनारायण तिवारी लेकर आए। तो ये इसलिए इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो आधुनिक द्रोणाचार्य सामने आ जाते हैं, जो 13 पॉइंट रोस्टर कभी लाते हैं, कभी एनएफएस लाते हैं, कभी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं करने देना। दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 एडहॉक टीचर क्यों हैं? जब से रिजर्वेशन लागू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक टीचर की भार मारोगे। तुम सबको परमानेंट करो, 2500 से 3000 तो रिजर्व सीट के दिल्ली विश्वविद्यालय में। तुम बाकी देश भर में परमानेंट कर रहे हो, हम मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल किए हुए हैं, तुम करो परमानेंट। हमें 4-4 महीने का रिचार्ज कूपन दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जब परमानेंट हो जाएंगे ना तो इन विश्वविद्यालयों का चरित्र बदल जाएगा। ये फूले अंबेडकर पेरियार वाले विश्वविद्यालय बन जाएंगे। इसलिए कभी एनएफएस, कभी जो है परमानेंट अपॉइंटमेंट ना, और नई शिक्षा नीति लागू करके इनको अंबानी अडानी का तो बेच दो, वहां कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। वहां तो खूब सुटेबल लोग जिनके लाखों रुपए जेब में होगा वही पढ़ेंगे, वही पढ़ाएंगे, मनुस्मृति का विश्वविद्यालय बन जाएगा, और बद्रीनारायण तिवारी एक दिन जो है विष्णु के अवतार घोषित हो जाएंगे। साथियों, इसके साथ ही एक और जिक्र कर लेते हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड हो रहा है। कल एक्स-सीजेआई और बीजेपी के राज्यसभा मेंबर जो हैं रंजन गोगोई, उन्होंने एक किताब अपनी रिलीज की। उस किताब के रिलीज के मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए एक गलती की है। हालांकि उनका दावा है कि 40 साल के उनके करियर में किसी तरह का धब्बा उन पे नहीं लगा है। एक
उन्होंने कहा कि एक वंचित महिला ने उन पे यौन उत्पीड़न का संगीन इल्जाम लगाया था। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी गलती ये थी कि मैंने उस पैनल में खुद को रखा, जबकि मुझे खुद उस पैनल में नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जजों के पैनल ने ही मामले को, चूंकि पीड़िता जो थी वंचित परिवार की, वंचित समाज की पीड़िता जो थी, उसने दावा किया था कि वह नाउम्मीद है, खफा थी इस जजों के पैनल से, तो उसने कहा कि मुझे अब उम्मीद नहीं कि मुझे न्याय मिल सके। उसके बाद पूरी की पूरी कहानी खत्म, आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अंग्रेजी के बड़े अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने आज ही एक स्टोरी जो है पब्लिश की है। इस स्टोरी में एक्स सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और दूसरे जस्टिस जो हैं उनकी 2 तस्वीरें भी हैं। स्टोरी में कहा गया है कि फैसला देने के बाद, अयोध्या का फैसला देने के बाद, जजिस ने एक होटल में, 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल के अंदर जश्न मनाया, दारू पी और जो कुछ खान पान था वो किया। ऐसे में अहम सवाल ये कि एक तरफ आप अयोध्या, जिसको बीजेपी ने बहुत शिद्दत से उठा के अपने आप को, कांग्रेस को इस मुल्क के सेंटर पॉइंट से, राजनीति के सेंटर पॉइंट से निकाल के और उस सेंटर पॉइंट में अपने आप को ले आई थी। अब ये जो तस्वीरें द इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की है, इस पर जवाब तो बनता है ना। सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी के राज्यसभा मेंबर और एक्स सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई अपनी किताब के विमोचन के मौके पर। Along our life's journey, it is worthwhile to pause, look back and introspect, for it is introspection more than anything else that constantly helps us calibrate and enrich our world view. People with a deep sense of introspection are admirable as they tend to persistently invest and reinvest their thoughts towards positive outcomes. साथियों, मैंने कल भी आपसे आग्रह किया था और फिर निवेदन कर रहा हूं कि वंचितों का भारत सिर्फ मेरा एक शो मात्र नहीं है। मुझे शोषितों, वंचितों की हर खबर को आप सबके सामने लेके आना है। ये खबर तभी आ पाएगी, हालांकि जितना आपने प्यार दिया, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहा है। आप बहुत अच्छा जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं अपना प्यार देके। लेकिन एक चीज जो है वो जरूरी है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। निवेदन फिर से ये है, अनुरोध है कि वंचितों का भारत को यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, जितने भी अपने इस भारत के हिस्से हैं, सबसे जिला स्तर के रिपोर्टर्स चाहिए, ताकि हम लोग वंचितों का भारत को दिन से लेकर रात तक आपके लिए नई से नई जानकारी और पुख्ता खबर ला सके। इसके लिए ईमेल जो है वंचितों का भारत @gmail.com है, आप मेल करिए। रिपोर्टर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्टर, फीमेल, मेल एंकर, वीडियो एडिटर्स, ये सब लोग सहयोग करें। कोई नो नीड एनी डिग्री, अनुभव जितना है जो है, बस खबर की समझ होनी चाहिए। और एक
व्हाट्सएप नंबर भी आज मैं आपको दे रहा हूं, उस नंबर पे भी आप अपना CV छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जोहार।